वेलकम टू कन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान बोल रहा हूं, और आज मैं आपसे इंडिया के जो कंपेटिटर्स कहिए या स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस कहिए या दुश्मन कहिए, जो दो मुल्क हैं पाकिस्तान और चाइना, जिनके साथ दोनों के साथ इंडिया ने जंगें लड़ी हैं, और जो अभी भी इंडिया की नेशनल इंटेग्रिटी और टेरिटरी को चैलेंज करते हैं। तो इन दोनों मुल्कों की जो इकोनॉमिक हालात है, मैं उस पर नज़र दौड़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि दोनों की इकोनॉमीज पर बादल मंडरा रहे हैं, जिसके वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़े सालों तक, जब तक उनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज ना हो या उनकी स्टेप कंटिन्यू टू डिक्लाइन, इंडिया के लिए एक ऐसा मौका मिल गया है कि जो दुश्मन है उनसे उतना ज़्यादा परेशान ना रहें, एंड दे कैन इन्वेस्ट मोर इन इट्स डोमेस्टिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक जो डोमेस्टिक सिचुएशन है उसको मैन्युफैक्चरिंग में और एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं रिसोर्सेस, बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली स्टेबल। और जो पड़ोसी हैं जिनके वजह से इंडिया को अपने डिफेंस पे इतना ज़्यादा तवज्जो देना पड़ता है, दे आर नॉट इन ए गुड शेप। पाकिस्तान से तो आप लोग वाकिफ हैं, डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी इज एट इट्स पीक। पिछले महीने इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद से भी, जैसा मैंने आपसे कई बार कह चुका हूँ कॉन्वर्सेशंस पर ही, कि वो जो है सो दे आर स्ट्रगलिंग टू 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 ब्रिंग एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ज़रा तफसील में जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले आप लोग जो कॉन्वर्सेशन रेगुलरली देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और अगर कॉन्वर्सेशंस को आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन सब्सक्रिप्शन के बटन के बिल्कुल बाजू है, और अगर नज़र नहीं आ रहा है बास कंट्रीज़ में तो आपको लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाली है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो मसला है, कल शायद उनका नया प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो जाएगा। दो मसाइल हैं, एक कि इमरान खान जेल में है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इट हैज़ ए ह्यूज कंटिजेंस इन द पार्लियामेंट, और वो बस बेसिकली अंदर और बाहर वो गड़बड़ करते रहेंगे पार्लियामेंट में और सड़क पर। सो दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प द करंट गवर्नमेंट गवर्न, यानी गवर्नेंस बहुत मुश्किल हो जाएगी जो भी कल प्राइम मिनिस्टर बनता है। और उससे हटकर उनके जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी मसाइल हैं, टीटीपी को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर, खुद अफगानिस्तान को लेकर, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मेक इट वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो उनका इमीडिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कि जो आईएमएफ का जो प्रिडिक्शन है कि उनकी इकोनॉमी बेसिकली इज गोइंग टू ग्रो बाय ओनली 2.5%, और उनका इन्फ्लेशन जो फिल वक्त 30% है वो 23%, यानी पूरा साल 2024 में वो 20% के ऊपर ही रहेगा इन्फ्लेशन। और उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी 8 साढ़े 8% से ज़्यादा। तो सोचिए आप, अनएम्प्लॉयमेंट हाई, इन्फ्लेशन हाई, और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो लो। तो पाकिस्तान इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ए वेरी टफ एनवायरनमेंट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसका जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो हमेशा ट्रबल में रहता है। फिल वक्त उसका फॉरेन रिजर्व रीजनेबल $8 बिलियन के करीब उनके पास पैसे हैं, लेकिन उनका जो टोटल डेट है दैट इज़ वेरी हाई। पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक डेट है वो तकरीबन $223 बिलियन के करीब है, विच इज़ अबाउट 75% ऑफ द नेशनल जीडीपी। यानी उनकी जो टोटल कंट्री की जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, उसका तीस तीन तीन तिहाई, चार में से तीन हिस्से कर्जा है। जो एक्सटर्नल डेट है, यानी जो फॉरेन डेट है, डोमेस्टिक डेट को छोड़ दें, वो $131 बिलियन है, और उसमें से 35% बायलैटरल है, बाकी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल बैंक्स के लिए है। यानी कमर्शियल बैंक्स और मल्टीलैटरल का नेगोशिएट करना मुश्किल है। और जो बायलैटरल डेट है वो ऑलरेडी रोल ओवर हो चुका है, चाइना ने भी हेल्प किया, यूएई और सऊदी अरेबिया ने भी हेल्प किया है पाकिस्तान को। सो इट हैज़ टू डील विद ए वेरी सीरियस सिचुएशन। तो इस साल पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तकरीबन 23.6, यानी तकरीबन 24 बिलियन डॉलर रीपेमेंट करना है, और $3.64 बिलियन
इंटरेस्ट पेमेंट्स करना है इन 2024। IMF से उनको मिलेंगे पैसे, हो सकता मार्च में, और $6 बिलियन, लेकिन उसकी जो शर्त लगाई है IMF, वो चाहती है कि पाकिस्तान अपना रेवेन्यू बेस और टैक्सेस बढ़ाएं, खासतौर से टू द सैलरीड एम्प्लॉयज, और जिसकी वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन आधा % नेशनल रेवेन्यूज बढ़ जाए थ्रू टैक्सेस, तकरीबन 500 बिलियन रुपीस यानी $1.5 बिलियन के करीब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रेवेन्यूज बढ़ सके। फिल वक्त जो पाकिस्तान का टोटल बजट है उसका 56% यानी आधे से ज़्यादा बजट पाकिस्तान का खाली डेट सर्विसिंग में चले जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स में। सोचिए आप, अगर आपकी इनकम $100 है और उसमें से आप 56-57 रुपीस खाली इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, कर्जा तो छोड़ दें, प्रिंसिपल अमाउंट, खाली इंटरेस्ट पेमेंट्स आर मोर देन दैट, तो आपकी क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। पाकिस्तान हैज बिकम टेक्स्ट बुक केस ऑफ बैड गवर्नेंस, और मैं खुद इस सेमेस्टर PhD लेवल पे गुड गवर्नेंस की क्लास पढ़ा रहा हूँ, और ये केस मैं डिडक्ट करता हूँ। आई डू पे क्लोज अटेंशन टू के डेट कैसा मैनेज करती है। खुद US का भी डेट देखें आप, तकरीबन 250% हो गया है ऑफ इट्स नेशनल GDP, सो इट रिड्यूसेस योर रेवेन्यू। इंटरेस्ट पेमेंट्स इतने बढ़ जाते हैं कि आपकी जो टोटल बजट है उसमें से यू डोंट हैव मनी लेफ्ट टू इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट एंड अदर प्रोजेक्ट्स। अब ये जो रह गए 40% से ज़रा ज़्यादा, अगर करप्शन नहीं हुआ तो ठीक है, दे विल बी एबल टू डू, बट हाउ मच कैन दे डू इन जस्ट 40%। इंडिया के लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के पास दो मसाइल हैं। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस है, दूसरा इमरान खान और उनकी पार्टी को लेकर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, खुद पार्लियामेंट में और सड़क पर, और तीसरा जो सिक्योरिटी इश्यूज है, बलूचिस्तान को लेकर, TTP को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के पास जो बेसिकली रेवेन्यूज है, इनसे डील करने के लिए इट विल कीप देम बिजी, ताकि वो ईस्टर्न फ्रंट को वो खुद चाहेंगे कि वहाँ पे पीस रहे। सो इंडिया के लिए दिस इज गुड न्यूज़। अब हम जब चाइना की तरफ देखते हैं तो कल के वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा जो चंद ग्राफ्स का इस्तेमाल करके ये बताना चाहता है कि चाइना की इकोनॉमी कितनी मुश्किल में है फिल वक्त। मैं उनमें से चंद ग्राफ्स को लेकर आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे खुद कमेंट्स कि चाइना की इकोनॉमी का क्या सूरत हाल है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि बाज़ वक्त वेस्टर्न मीडिया की जो रिपोर्टिंग है वो बहुत स्ट्रेटेजिक होती है। जिस तरह आप देख रहे हैं इसराइल के सपोर्ट में और यूक्रेन की सपोर्ट में, वो ऐसा लग रहा था कि उनकी अगर आप बात सुन लेते तो ऐसा लगता कि रशियन इकोनॉमी कभी का कोलैप्स हो जाती। तो इन दैट वे चाइना के भी जो रिपोर्टिंग हो रही है वो स्ट्रेटेजिक रिपोर्टिंग है, यानी कि उसके वजह से, यानी ये कहना कि चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को भगा देना, और दूसरे जो बैंक्स के क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह है उसका भी उस पर इम्पैक्ट करके। तो इन दैट सेंस चाइना की इकोनॉमी की जो रिपोर्टिंग है वो खुद एक सोर्स है चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस का। लेकिन बाकी के जो सीरियस मसाइल हैं वो तो हैं ही, और उनको मैं आपके सामने अभी रखूंगा। तो जो पहला ग्राफ है वो शोज के चाइना की जो रेसिडेंशियल और उसकी जो रियल एस्टेट मार्केट है वो कैसा कोलैप्स हो रही है। जो पाकिस्तान चाइना की जो रेसिडेंट GDP का जो 30% हिस्सा था वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिकली रियल एस्टेट मार्केट से आ रहा था। तो पिछले 25-30 साल में जो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, 1/3 ऑफ द ग्रोथ was coming from infrastructure, railroads, railways, airports, बिल्डिंग नए अपार्टमेंट्स, नए घर, कमर्शियल रियल एस्टेट वगैरह। लेकिन अब वो गिर रहा है, उसके वजह से कई चीज़ें हो रही हैं। जिन लोगों ने घरें खरीदे हैं लोन लेकर, उनको वो सारे फ्लॉप हो रहे हैं, उनको घर नहीं मिल रहा, उनके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर गई है, और कई बिल्डिंगें तो कंप्लीट भी नहीं हुए, कई डेवलपमेंट्स वैसे ही पड़े हुए हैं अनफिनिश्ड। तो इसके वजह से देयर इज अ ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चाइनाज ग्रोथ, और चाइना जो 8-9% से ग्रो हो रहा था अब वो ग्रोथ गिर के 4-5% की रेंज में
आ गया है। और जिस तरह से पाकिस्तान चाइना का इकोनॉमी है, जितने रोडें चाहिए थी, रेलवे चाहिए थे, ऑलरेडी बना चुके हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन ग्रोथ अब मुश्किल है चाइना के लिए। तो दैट इज वन थिंग यू कैन गेट फ्रॉम द फर्स्ट ग्राफ। जो दूसरा ग्राफ है वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है कि क्योंकि लोगों के जो मतलब बात लोगों ने कर्जे लिए हुए हैं, उनके घरों की कीमतें गिर गई हैं, जिन्होंने घर ऑर्डर करे हैं वो घर नहीं बने, कोविड के बाद द मार्केट्स आर डाउन, जीडीपी ग्रोथ रेट इज डाउन, इन्वेस्टमेंट्स कम आ रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज डाउन। और जब कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, तो मार्केट की ग्रोथ और जीडीपी कम हो जाती है, एंड दे स्टॉप स्पेंडिंग। तो अब ये भी हो रहा है, जिसके वजह से जो डोमेस्टिक ग्रोथ है चाइना की इकोनॉमी में, वो डाउन हो गया है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। सो बेसिकली ग्रोथ रेट्स जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से आते हैं वो कम हो गया है। दूसरी चीज ये है कि कीमतें, अगर आप इन्फ्लेशन चेक करें आप, तो जहां तक के यूएस, यूरोजोन, जापान वगैरह में इन्फ्लेशन 3 से 4% तक है, जिसके वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रहे हैं इकोनॉमी में। यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। हालांकि ओवरऑल इन्फ्लेशन कहते हैं सिर्फ 3% है, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उस पर इन्फ्लेशन ज़रा ज़्यादा ही है। तो अलबत्ता चाइना में इन्फ्लेशन हैज गॉन इनटू नेगेटिव, तो डिफ्लेशन टेरिटरी में आ गए, यानी चीज़ों की कीमतें बढ़ नहीं रही हैं, चीज़ों की कीमतें कम हो रही है, बिकॉज पीपल आर नॉट बाइंग। लोग प्राइस रिड्यूस, डिमांड कम होते जा रहा है चीज़ों का, बिकॉज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम हो गया है, और बिकॉज ऑफ दैट प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। और इससे चीज़ दो नुकसान होता है, एक तो ऑब्वियसली जीडीपी का ग्रोथ रुक जाता है, बट दूसरी चीज़ ये है कि अगर चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं, तो आप अगर चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो आपका नुकसान होता है। तो मिसाल के तौर पर लेट अस से कि गाड़ी की कीमत है $25,000, आपने 2 गाड़ी एक्सपोर्ट करी, तो आपका टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू 50,000। लेकिन अगर गाड़ी की कीमत ही कम हो गई और आपने अगले साल भी 2 कार्स भेजी, लेकिन अगर उसकी कीमत 25,000 के बजाय 20,000 हो गई, तो आपके टोटल एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम में उतने ही हैं, लेकिन कीमत में 40,000 हो जाए। और अगर प्राइस नेगेटिव में चला जाता है और गिर जाती है कीमतें, तो अगर 10,000 हो गई कीमत गाड़ी की, और आपने 3 भी कार अगर एक्सपोर्ट करें, तो सिर्फ टोटल रेवेन्यूज इज जस्ट $30,000। तो टोटल रेवेन्यू, इनकम, जीडीपी कम हो जाता है, इवन इफ द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स इज हाई। तो चाइना हैज नॉट रीच दैट टेरिटरी, लेकिन कीमतें गिरने की वजह से अगर वॉल्यूम वो मेंटेन भी कर रहे हैं, देन दे आर शोइंग लेसर एक्सपोर्ट्स। और जो चौथा प्रॉब्लम है उनका, वो वो बेसिकली कर्जे का है। चाइना का जो टोटल डेट टू जीडीपी रेशियो है, वो 300% हो गया, सबसे ज़्यादा दुनिया में, जापान के बाद। यानी चाइना की जो टोटल जीडीपी है, जो कुछ $18 ट्रिलियन के करीब है, उसका कर्जा $50 ट्रिलियन से ज़्यादा है, तो 300%। तो आप देखें कि हर चीज़ डेट ड्रिवन है। जो इन्वेस्टमेंट्स चाइना कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, या रियल एस्टेट में पैसे बोरो करके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज जो बना रहा है, अब उसकी कीमतें अगर कम हो गई हैं, या डेट सर्विसिंग, वही हाल होगा चाइना का जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये और बात है कि चाइना के पास एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं अभी भी, कुछ 3 साढ़े 3 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स चाइना ने किए हैं। तो उसके वजह से ये है कि इट्स नॉट गोइंग टू रन इनटू करंट अकाउंट बैलेंस की प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और उसको जो आईएमएफ वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलवक्त चाइना की क्रेडिट रेटिंग थोड़ी सी कम हुई है, जिसके वजह से अब जो कर्जे लेगा चाइना, इट विल बी ऑन ए हायर इंटरेस्ट रेट देन बिफोर। तो कह सकते हैं कि प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। और पॉपुलेशन को देखें आप, ये पांचवा मसला है, पॉपुलेशन भी कम होने लगा है चाइना का। अभी 1.4 बिलियन के करीब है, लेकिन
projections یہ ہے کہ بڑی تیزی سے چائنا کا population will reduce and become 800 million. اب پاپولیشن ریڈکشن سے دو تین چیزیں ہوتی ہیں. جو بوڑھے ہیں وہ برڈن بن جاتے ہیں اسٹیٹ کے اوپر اگر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, اور جو ورکرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, اور کنزیومرز بھی کم ہو جاتے ہیں, یعنی ڈومیسٹک مارکیٹ کا سائز ریڈیوس ہو جاتا ہے. آل آف دیٹ اس کا اثر جی ڈی پی پر نیگیٹو ہوتا ہے. اور if they are used to higher quality of life and income کم ہو رہی ہے, then it is going to create a lot of problems. اور جو چھٹا مسئلہ ہے وہ تو ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کا ہے اور پورٹ فولیو انویسٹ. تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس چائنا میں وہ تو گر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے کانورسیشن میں کہ تقریباً 90% 2021 میں چائنا کو کچھ $350 بلین کے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آئے ہیں. اب وہ جا کے کچھ 30-36 بلین ڈالر ہو گئے ہیں 2023 میں. تو دا ڈراپ از 90%, ہیوج ڈراپ. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے گراف سے کہ ناٹ اونلی دو قسم کے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں. ایک تو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ یعنی ریٹائرمنٹ فنڈس وغیرہ جو آپ کے اسٹاکس میں بانڈس وغیرہ میں انویسٹ کرتے ہیں, اور جو ڈائریکٹ فیکٹریز اور کمپنیز وغیرہ میں انویسٹ کرتے ہیں. تو وہ دونوں ہی کم ہو رہے ہیں 2023 کے بعد سے. سو یو کین سی دیٹ دیر از اے ڈکلائن. یہ سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے چائنا, بٹ لیٹ اس ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ مطلب یا اوور ایسٹیمیٹ دا پرابلمس. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کا خود گلوبل اکنامک آؤٹ لک جو ہے وہ یہ ہے, یہ جنوری میں پبلش کیا ہے 2024 کا. تو وہ ہر سال میں 2 بار آئی ایم ایف یہ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کا اپڈیٹ دیتا ہے. تو جو کرنٹ جنوری میں اپڈیٹ آیا اس کے مطابق گلوبل اکانومی صرف 3.1% سے گروتھ ہوگی 2024 اور 25 میں 3.2%. لیکن جو ایڈوانسڈ اکانومیز ہے وہ تو لیس دین 2%, یعنی اس سال تو وہ 1.5% سے گروتھ ہوگا ان کا. اور جو ڈیولپنگ مارکیٹس ہے وہ صرف 4.1 اور 4.2% پریڈکشنز ہے اس کے گروتھ کے. لیکن اگر آپ انڈیویجول کنٹریز کو دیکھیں تو انڈیا کا گروتھ ریٹ اس پروجیکٹڈ 6.7 6.5 اور 6.5, اور ہم جانتے ہیں کہ یہ 6.7 کا جو 2023 کا پروجیکشن تھا, جو ریئل اب رپورٹس آ رہی ہیں ریزرو بینک آف انڈیا سے کہ ایکچوئل انڈیا کا گروتھ واز مور دین 8.3%, 8.4% کے قریب انڈیا کا ایکچوئل جی ڈی پی گروتھ ہے. سو دا پروجیکشنز آر رانگ, دیر کین بی مور گروتھ. چائنا کا بھی پچھلے سال جو آئی ایم ایف نے پروجیکٹ کیا تھا اس سے زیادہ چائنا ہیز گرون. دے ہیڈ پروجیکٹڈ 4.9 لیکن چائنا کا 5.2 تھا 2023 میں جی ڈی پی گروتھ. لیکن یو کین سی کہ اٹ از گوئنگ ڈاؤن. انڈیا از اسٹیئنگ اسٹیبل 5.2 سے 4.6, 4.6 سے 4.9. So you can see that there is a continuous decline in prediction, نہ صرف چائنا کے لیے بٹ ایمرجنگ مارکیٹس اینڈ ڈیولپنگ ایشیا کے لیے براڈلی. اور وہ ایشیا کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ کم صرف اس لیے ہو رہا ہے بیکاز آف چائنا, پرائمریلی بیکاز آف چائنا. تو آپ ان گرافس وغیرہ سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں ملک چائنا اور پاکستان ان کے the next 2-3 years are not going to be economically good. پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی از گیٹنگ اے بٹ مور اسٹیبل, لیکن یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس سے جو نیگلیکٹ ہو جائے گی اکنامک ڈیولپمنٹ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. چائنا کا جو سچویشن ہے اس کا مسئلہ جیو پالیٹکس ہے, اور اس کے ساتھ جو ویسٹ کے ساتھ جو ٹینشنز ہو رہے ہیں that is going to hurt its economy very much because the biggest donors and investors اور مارکیٹس ویسٹ میں ہے. اگر آپ ویسٹ کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اور ویسٹ سے آپ انویسٹمنٹس نہیں اٹریکٹ کر سکتے دین یو آر ان ٹربل. لیکن چائنا اپیرنٹلی اپنی مارکیٹس کو اور اپنی اکانومی کو ری اورینٹ کر رہا ہے گلوبل ساؤتھ اور برکس کے طرف. تو دیکھتے ہیں آئندہ 3-4 سال میں کیا چائنا از ایبل ٹو گیٹ اے بگر مارکیٹ شیئر آف دا مارکیٹ اینڈ ایکسپورٹس ٹو افریقہ, ایشیا, لیٹن امریکہ. ایشیا میں تو ایسٹ ایشیا میں تو چائنا کافی انوالوڈ ہے, لیکن افریقہ اور لیٹن امریکہ میں کیا وہ اور ایکسپورٹ کر سکتا ہے ان کو, اور کیا وہ ان سے
فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس اٹریکٹ کر سکتا ہے. دس از دا چیلنج. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ڈیل چائنا نے کی ہے, سعودی عربیہ کچھ $10 بلین انویسٹ کریں گے. So it is looking for alternative sources of foreign direct investments. تو ہم سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ 2-3 سال 4-5 سال تک جو پڑوسی دشمن کہیں, اسٹریٹجک کمپیٹیٹرز کہیں, پاکستان اور چائنا, ان کا اکنامک سچویشن اتنا اچھا نہیں رہے گا. سو آئی ڈونٹ تھنک دے کین پروجیکٹ دا سیم تھریٹ. انڈیا کے لیے اتنا خطرہ وہ ثابت نہیں ہوں گے جتنا پہلے تھا. سو اٹ آلسو گیوز انڈیا اے چانس ٹو انویسٹ مور ان اٹس اون ڈومیسٹک یا انکریز اٹس اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کہ جو ڈیفینس پہ وہ خرچ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں اور خرچ کریں, بیکاز دے کین افورڈ ٹو ڈو دیٹ, بیکاز دیئر اکانومی از گروئنگ, دیئر جی ڈی پی از گروئنگ, ان کے پاس ڈسپوزیبل انکم بڑھ رہی ہے. تو دے کین آئدر انکریز دیئر اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ملیٹریلی اوور دیز ٹو کنٹریز, یا وہ اپنی ڈومیسٹک اکانومی کو ڈیولپ کریں. انڈیا کا جی ڈی پی پر کیپٹل تو بہت ہی لو ہے, 2,500 ہے. پاکستان سے زیادہ ہے لیکن کمپیئر ٹو چائنا اٹ از ویری لو. چائنا کا کچھ 11,000 کے قریب ہے, انڈیا کا 2,500 کے قریب ہے. سو انڈیا کین انویسٹ ان انکریزنگ دا ویلتھ آف اٹس انٹائر پاپولیشن, یعنی ویلتھ کو ریڈسٹریبیوٹ ٹھیک سے کریں اور کنٹینیو ٹو امپروو ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر اس کے سٹیزنس کا. یا لائک آئی سیڈ اٹ کین فوکس مور آن دا ملٹری, اور جو شیل وی سے جو اسٹریٹجک گیپ ہے چائنا کے ساتھ وہ گیپ کم کریں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ چائنا اور پاکستان کی اکانومی کا ڈسکشن انٹرسٹنگ لگا. آئی ایم شیور کہ براڈلی ان فیکٹس کے ساتھ تو آپ مینی آف یو آر آلریڈی فیملیئر, واقف ہوں گے, لیکن ہوپ فلی آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو کوئی نیو پرسپیکٹیو دیا ہے. تو پلیز خانورسیشنز کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن کو ضرور دبائیں, اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں, آپ کے دوست کے ساتھ, آپ کے نیٹ ورک کے ساتھ. اور اگر خانورسیشن کو آپ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جوائن اٹ اینڈ بیکم اے ممبر. انٹل نیکسٹ ٹائم, میں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مقتدر خان.